हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन क्लेडोफोरा। तो अगर आपने इसका पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे प्लीज जरूर देखिएगा, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। रिप्रोडक्शन में हमने इसमें क्या पढ़ना है कि द फिलामेंट्स ऑफ क्लेडोफोरा आर ऑफ टू टाइप्स, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। जो फिलामेंट्स हैं क्लेडोफोरा के वो दो तरह के होते हैं, एक हैप्लॉइड एंड दूसरा कौन सा है, डिप्लॉइड। बोथ आर सिमिलर आइसोमोर्फिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो फिलामेंट्स हैं क्लेडोफोरा में वो दो तरह के होते हैं, हैप्लॉइड भी होते हैं, डिप्लॉइड भी होते हैं। दोनों जो फिलामेंट्स हैं दोनों तरह के, चाहे वो हैप्लॉइड हैं या डिप्लॉइड हैं, वो दिखने में सेम होते हैं। दे आर आइसोमोर्फिक। आइसो मीन्स सेम, मोर्फिक मीन्स मोर्फोलॉजी, मतलब वो दिखने में सेम होते हैं। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड asexual reproduction occurs in diploid thalli while sexual reproduction occurs in haploid thalli। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिप्लॉइड थैलाई में होती है, बल्कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो हैप्लॉइड थैलाई में होती है। ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास, हमने और भी बहुत सारे मेंबर्स में पढ़ा है कि अगर डिप्लॉइड थैलस है तो वो पहले हैप्लॉइड में चेंज होता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। देन देयर आर 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, asexual एंड सेक्सुअल। 3 मोड हैं रिप्रोडक्शन के, 3 तरीके हैं, विच इज वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी कितने तरीके से हो सकती है, देखो। सबसे पहले है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तो सिंपल ही है कि इसमें फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और फिर जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आगे ग्रो करेंगे और इस तरीके से रिप्रोडक्शन हो गई। देन है स्टोलन्स। स्टोलन्स पढ़ते हैं। स्टोलन्स develop from rhizoidal branches which creep on the substratum for some distance. These stolons give rise to upright branches. Later they separate and form new plants. इसमें ये क्या बता रहा है? इसमें ये बता रहा है, हमने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ये राइजोइड्स हैं, राइजोइड्स से जो हैं ये स्टोलन्स निकले एंड स्टोलन्स से अपराइट ब्रांच निकली है। ठीक है। तो वो अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यंग प्लांट बना है, न्यू प्लांट यहां पर बना है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे स्टोरेज सेल्स और ट्यूबर्स। Means for both perennation and propagation, these develop in clusters at the tip of the rhizoids. They can tide over unfavorable conditions. When favorable conditions come, the tubers give rise to new thalli. तो ये भी डायग्राम्स बनाकर दिखाए हुए थे नीचे कि जो राइजोइड्स हैं उसके नीचे थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूबर्स। ठीक है, या स्टोरेज सेल्स भी बोलते हैं। ये पेरिनेशन में भी काम करते हैं एंड प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो ये पेरिनेशन का काम भी करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम भी करते हैं। कहाँ होते हैं वो आपको पता चल गया डायग्राम में। एंड जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये ट्यूबर्स आगे ग्रो करके नया थैलस प्रोड्यूस करते हैं। अब है रेस्टिंग सेल्स और काइनेट्स, जो 4th मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो ये जो है डायग्राम पूरा क्लियर नहीं, यहां पर शायद आपको दिख रहा होगा। यहां पर हमने पहले जो भी पढ़ा है मेंबर, जिसका मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, वचीरिया, उसमें हमने पढ़ा था कि अकाइनेट्स किस तरीके से बनते हैं। राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो उसमें और इसमें सेम ही चीज बनती है, अकाइनेट्स बनते हैं। फंक्शन इनका सेम होता है एज ट्यूबर्स, कि ये पेरिनेशन का काम करते हैं एंड रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। आपको ये चीज पता होना चाहिए।
नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेडोफोरा। अभी हमने रिप्रोडक्शन पार्ट में भी ये चीज डिस्कस करी है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी में होगी। किस तरीके से होगी वो पूरी यहाँ पर प्रोसेस जो है वो लिखी हुई है। पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि डायग्राम से, क्योंकि आपको ज्यादा क्लियर होगा, एंड देन फिर हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मैंने बताया कि डिप्लॉयड प्लांट बॉडी में होती है। ये जो थैलस है इसका वो डिप्लॉयड होना चाहिए। देन किस तरीके से होती है, पहले इसके अंदर ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन होती है। ज़ूस्पोर कहाँ पर बनते हैं? ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ज़ूस्पोर्स जो हैं वो जनरली लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं वहां पर होते हैं। किस तरीके से बनते हैं आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि क्लीवेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट इनटू डॉटर प्रोटोप्लास्ट। जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड कर रहा है बहुत ज्यादा, एंड देन जो है यहाँ पर डॉटर प्रोटोप्लास्ट छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना, दीज आर द डॉटर प्रोटोप्लास्ट। ये ज़ूस्पोरेंजियम है, इसके अंदर सारा मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये बन गया है, जब इसके अंदर सारा सामान इकट्ठा हो गया तब इसको बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम, ठीक है। ये ज़ूस्पोरेंजियम की तरह जो है वो बिहेव करने लग जाएगा। अब देन इसके अंदर जो है ज़ूस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ज़ूस्पोर्स जो हैं वो जनरली यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये ज़ूस्पोर्स की यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है। तो जो ज़ूस्पोर्स हैं वो जनरली बाइफ्लैजिलेट, मतलब कि दो दो फ्लैजिला होते हैं सबके, ठीक है। जब वेजिटेटिव सेल जो है वो ज़ूस्पोरेंजियम की तरह काम करने लग जाता है तो इसे ज़ूस्पोरेंजियम बनने में क्या क्या चीजें जो है वो क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं वो बताती हूँ। कि इसके अंदर जो भी सेंट्रल वैक्यूल है वो डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। छोटी छोटी यहाँ पर वैक्यूल्स दिखाई देंगी साइटोप्लाज्म में। देन जो न्यूक्लियाई हैं उसमें डिवीजन हो गई, बहुत सारे न्यूक्लियाई 100 में न्यूक्लियाई जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। देन क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके भी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म की क्लीवेज होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो सभी न्यूक्लियस के अराउंड कलेक्ट होता है। उसके अंदर छोटी छोटी जो वैक्यूल्स हैं, स्मॉल वैक्यूल्स हैं, कुछ रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा होकर और इस तरीके से जो है वो डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन गए ना। तो इस तरीके से डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनते हैं। एंड देन हमारे पास बाई फ्लैजिलेटेड या हम कह सकते हैं टेट्राफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो सकते हैं, विच आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स, ठीक है। देन होता क्या है कि जो ज़ूस्पोरेंजियम है यहाँ पर दिख रहा है आपको इस डायग्राम में पोर, इसके टर्मिनल पोजीशन पर यहाँ पर पोर हो सकता है या लेटरल पोजीशन में इसके पोर हो सकता है। और यहां से होल हो गया तो यहां से ज़ूस्पोर्स जो है वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रोट्रूजन से बाहर जा सकते हैं। एंड ये जो ज़ूस्पोर्स हैं वो इस तरीके से फ्लैजिला के थ्रू मूव करके इससे बाहर जा सकते हैं। देन जो है एक जो ज़ूस्पोर है वो एक नेकेड, मतलब इसका आपको दिखाई देगा, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो पियर शेप्ड है, पाइरीफॉर्म स्ट्रक्चर है। इसका जो एंटीरियर एंड है वो थोड़ा पॉइंटेड है ऊपर वाला, एंड जो इसका पोस्टीरियर एंड है वो थोड़ा राउंडेड है। ये देखो ये राउंडेड है ना। देन क्या होता है कि जो एंटीरियर एंड है उसके बीक जैसी स्ट्रक्चर होती है और वहां पर 2 या 4 फ्लैजिला होते हैं। इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि इसके 2 भी हो सकते हैं फ्लैजिला, 4 भी हो सकते हैं। यहाँ 2 बने हुए हैं, 4 बने हुए हैं। हर एक ज़ूस्पोर के अंदर
प्रोटोप्लास्ट, ये देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, पायरेनोइड है, आइसपोट है, न्यूक्लियस है, फ्लैजिला है, सब कुछ इसके पास है। फिर क्या होता है जब ज़ूस्पोर इससे बाहर निकल गया ज़ूस्पोरेंजियम से, 20 मिनट्स के लिए ये स्विम करता है, फिर किसी ना किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम के ऊपर जो है वो सेटल होता है। एंड देन क्या होता है, ये अपने जो फ्लैजिला है ना उसे लूज कर देगा एंड उसके बाहर एक थिन पतली वॉल जो है वो सिक्रीट होगी। समझ में आया? इसके पास जब ये फ्लैजिला लूज कर देगा तो एक पतली सी वॉल इसके पास नई जो है वो यहां पर आ जाएगी, सिक्रीट हो जाएगी। फिर जो ज़ूस्पोर है वो इलोंगेट करता है, इसका जो न्यूक्लियस है बीच वाला वो डिवाइड करता है। एंड डिवाइड किस प्रोसेस से होता है? माइटोसिस से। देन इसके अंदर ये देखो सेप्टम फॉर्मेशन हो गई है, हो गई ना। इसके अंदर एक ट्रांसवर्स सेप्टम दिखाई दे रहा है, इससे 2 सेल तैयार हो गए, नीचे वाला बेसल राइजोडल सेल एंड ये है अपर सेल। जो अपर सेल है वो किस में ग्रो करेगा? फिलामेंट में। ठीक है, इस तरीके से जो बेसल सेल है या लोअर सेल है वो राइजोइडल सेल बनाएगा और जो अपर सेल है वो क्या करेगा? वो बार बार डिवाइड करके जो बाकी ऊपर वाला थैलस पार्ट है वो बनाएगा। अब जो ये थैलस बना है दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर। देन इसके अंदर जो है वो मियोसिस होती है ज़ूस्पोर फॉर्मेशन की टाइम पर। देन जो थैलस होगा, अगर इसके अंदर मियोसिस होती है तो जो थैलस होगा वो हैप्लॉइड नेचर का होगा, अदरवाइज डिप्लॉयड नेचर का होगा। ज़ूस्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर अगर मियोसिस होती है तो इसका जो थैलस है वो हैप्लॉइड नेचर का होगा, अदरवाइज इसका जो थैलस है वो कैसा होगा? डिप्लॉयड नेचर का होगा। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, थ्योरी को डिस्कस करेंगे। occurs on the diploid plant bodies, takes place by the formation of zoospores. Zoospores are formed in the zoosporangia. Zoosporangia are generally formed by fine lateral branches where it proceeds in basipetal succession. That is, upper cells first start behaving as zoosporangia and then later on the lower cells. तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या बताया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडीज के अंदर होती है एंड क्या होता है इसमें ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन होती है। एंड ज़ूस्पोर्स किस में बनते हैं? ज़ूस्पोरेंजिया में बनते हैं। और ज़ूस्पोरेंजिया किस तरीके से बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी नीचे। बट यहाँ पर क्या उन्होंने बताया है कि कहाँ पर होता है एंड किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले पहले जो पार्ट है वो ज़ूस्पोरेंजिया की तरह काम करता है, उसकी तरह बिहेव करना शुरू करता है एंड धीरे धीरे जो लोअर सेल्स हैं वो भी ज़ूस्पोरेंजिया की तरह जो है वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। देन ज़ूस्पोर्स फॉर्म्ड बाय आर जनरली बाइफ्लैजिलेटेड और मे बी समटाइम्स टेट्राफ्लैजिलेटेड। तो जो ज़ूस्पोर्स हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, टेट्राफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। When the vegetative cells start behaving as zoosporangium, following changes takes place. तो जब एक वेजिटेटिव सेल ज़ूस्पोरेंजियम की तरह काम करना शुरू कर देगा ना, तब क्या क्या चेंजेस आएंगी वो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेंजेस क्या आती हैं कि जो सेंट्रल वैक्यूल है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। सेंट्रल वैक्यूल डिसअपियर्स एंड इन इट्स प्लेस स्मॉल वैक्यूल्स अपीयर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो जो सेंट्रल वैक्यूल है वो डिसअपियर हो जाएगा और उसकी जगह पर छोटे छोटे वैक्यूल्स दिखाई देने लगेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई अंडरगो डिविजन्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, हंड्रेड्स ऑफ देम। तो जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करेगा और बहुत सारे न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करेगा, हंड्रेड्स में जो है वो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर डिवीजन होगी। देन साइटोप्लाज्म ऑल्सो अंडरगोज क्लीवेज। जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी क्लीवेज हो जाएगी। फिफ्थ
फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है नाउ कलेक्ट्स अराउंड ईच न्यूक्लियस हैविंग with having a bit of chloroplast, small vacuole and with some reserve food. तो जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के अराउंड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, स्मॉल वैक्यूल होता है और कुछ रिजर्व फूड मटेरियल होता है। देन सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि नाउ वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन होगी and all the daughter protoplast now transform themselves into the bi or tetraflagellated zoospores। अब जो है वो बाईफ्लैजिलेटेड या टेट्राफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स जो है वो बन जाएंगे, वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी इसके अराउंड और ये स्ट्रक्चर्स तैयार हो जाएंगे। नाउ meanwhile the wall of the zoosporangium protrudes out either terminally or at the lateral or at the side near the upper end. A pore is created at the tip of the protrusion। तो जो है यहाँ से जो zoosporangium है उसकी वॉल जो है वो प्रोट्रूड हो जाएगी। तो क्या होगा, या तो वो ऊपर से टर्मिनल पार्ट से प्रोट्रूड होगी या फिर थोड़ी सी साइड से भी हो सकती है अपर एंड के अंदर। और क्या क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, पोर क्रिएट हो जाएगा एंड इस पोर के थ्रू जो है वो जूस्पोरेंजियम के बाहर आ जाएगा। देन द जूस्पोर्स स्क्वीज देयर वे आउट ऑफ द स्पोर सिंगली विद देयर फ्लैजिला केप्ट बिहाइंड देम। तो यहां से इस पोर से जूस्पोर जो है वो जूस्पोरेंजियम के बाहर निकल जाते हैं फ्लैजिला से मूव करते हुए। Each zoospore is a naked green pyriform structure. It is pointed anteriorly and rounded towards the posterior end. Anterior end is drawn out in the form of a beak which bears either 2 flagella or 4 flagella. Each zoospore contains chloroplast, pyrenoid, eye spot and nucleus. तो जो एक zoospore है वो एक पियर जैसी स्ट्रक्चर है। डायग्राम आपको यहाँ पर अब दिख ही रही है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। एंड जो इसका एंटीरियर एंड वहां से बीक लाइक स्ट्रक्चर है, तीखी सी है, और जो पोस्टीरियर एंड है वहां से राउंडेड है इसका स्ट्रक्चर। और पोस्टीरियर एंड पर 2 या 4 फ्लैजिला हो सकते हैं। इट में बी बाईफ्लैजिलेट और में बी टेट्राफ्लैजिलेट। जूस्पोर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्लोरोप्लास्ट है, पायरेनोइड है, आइसपोट है, न्यूक्लियस है। ठीक है। Then the zoospore swim about 20 minutes. Then it settles on a solid object by its anterior flagellated end. The flagella are withdrawn and a thin wall is secreted all over. अब वही चीज होती है कि जो जूस्पोर है वो पानी में 20 मिनट तक तैरता है। देन कोई सॉलिड चीज के साथ जो है वो सेटल हो जाता है और अपने जो एंटीरियर एंड पर फ्लैजिला लगे होते हैं उसको विड्रॉ कर देता है, लूज कर देता है और उसके आसपास एक पतली सी वॉल सिक्रीट हो जाती है। देन soon the zoospore elongates its nucleus, divides repeatedly by mitosis to form many nuclei. देन क्या होता है, बार बार जूस्पोर जो है वो डिवाइड करेगा, उसके अंदर मतलब वो डिवाइड करके मतलब इलोंगेट करेगा एंड जो इसका न्यूक्लियस है वो बार बार माइटोसिस होके उसके अंदर एंड बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अ ट्रांसवर्स सेप्टम अपीयर्स इन द जर्म लाइन टू गिव राइज टू द न्यू सेल। देन इसके अंदर जो है सेप्टम फॉर्मेशन हो जाती है। सेप्टम फॉर्मेशन होने से जो है 2 सेल्स में वो डिवाइड हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर 2 सेल्स तैयार हो जाते हैं। The lower cell or the basal cell divides into the rhizoidal cell, and while the upper cell divides, grows and divides time to time and again to form remaining part of the thallus. Then जो है जो lower part है, basal part है, वो rhizoidal cell develop करेगा and जो upper part है वो बार बार divide होके thallus part बनाएगा। The thallus formed will be diploid in nature. जो यहाँ पर थैलस बना है वो डिप्लॉयड नेचर का होगा। Meiosis takes place at the time of zoospore formation. Then the thallus formed will be haploid in nature.
तो अगर मेयोसिस होती है जूस्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर, देन क्या होगा, जो थैलस बनेगा वो हैप्लॉइड नेचर का होगा। अगर ये चीज नहीं हुई है तो जो हमारा थैलस होगा वो डिप्लॉइड नेचर का होगा। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेडोफोरा। तो जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जूस्पोरेंजियम बना था और उसके अंदर जूस्पोर बने थे, सेम वही मेथड से यहाँ पर गैमेटेंजियम बनेगा और गैमेटेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हमें पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें फ्यूजन होगी, जाइगोट बन जाएगा और इस तरीके से रिप्रोडक्शन होगी। डिस्कस करते हैं किस तरीके से होना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इसका थ्योरी पार्ट ही पढ़ेंगे क्योंकि सेम है एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्पीसीज विच आर हेटेरोथैलिक undergoes sexual reproduction but there is no morphological distinction। ऐसी स्पीसीज जो हेटेरोथैलिक नेचर की होती हैं, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन होते हैं, मतलब एक मेल और एक फीमेल, हम ये कहते नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, बट उसे ऐसे समझते हैं कि एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, होते वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन के हैं। तो उसके अंदर जो है जिनका हेटेरोथैलिक होता है थैलस, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बट इनमें कोई मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब देखने से हम नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव स्ट्रेन का है और ये नेगेटिव स्ट्रेन का है। ठीक है, द डिफरेंट स्ट्रेन्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहां पर वही बात लिखी है। देन द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब कि दोनों गैमीट्स सेम ही हैं। आइसो मीन सेम, गैमन्स मतलब गैमीट्स। द मोड ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ जूस्पोर्स। तो जैसे जूस्पोर्स बने थे जूस्पोरेंजियम के अंदर, वैसे ही गैमीट्स बनते हैं गैमेटेंजियम के अंदर। इंस्टेड ऑफ जूस्पोरेंजिया, गैमेटेंजिया आर फॉर्म्ड। ठीक है, इफ द गैमेटेंजिया आर हैप्लॉइड देन द न्यूक्लियाई अंडरगो रिपीटेड divisions to form a large number of nuclei, but if the gametangia are diploid in nature then meiosis takes place before the formation of gametes। तो अगर गैमेटेंजिया हैप्लॉइड नेचर का होता है तो उसके अंदर बार बार न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो जाती है और उससे क्या होता है, बहुत सारी न्यूक्लियाई तैयार हो जाती हैं। एंड अगर गैमेटेंजिया डिप्लॉइड नेचर का है तो वो पहले हैप्लॉइड में कन्वर्ट होएगा, उसमें मेयोसिस होगी, फिर उसके अंदर जो है गैमीट्स बनने से पहले मेयोसिस होगी, फिर ही गैमीट्स बनेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर हैप्लॉइड है तो ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और अगर डिप्लॉइड थैलस है हमारे पास, अगर गैमेटेंजिया यहाँ पर डिप्लॉइड है तो वो पहले उसके अंदर मेयोसिस होगी, फिर आगे कोई ना कोई आगे प्रोसेस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, देन गैमीट्स फॉर्म्ड आर रिलीज्ड थ्रू द पोर। अब जो गैमीट्स हैं वो पोर के थ्रू रिलीज होंगे, जैसे हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोरेंजिया जूस्पोरेंजियम के अंदर भी पोर बन गया था और जूस्पोर कहाँ से निकले थे, पोर से निकले थे। गैमीट्स आर सिमिलर बट स्मॉलर देन जूस्पोर्स एंड आर बाइफ्लैजिलेटेड। जो गैमीट्स हैं वो जूस्पोर से छोटे होते हैं बट सेम होते हैं, बट एक यहाँ पर थोड़ा सा चीज अलग है कि जो जूस्पोर्स हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, टेट्राफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, बट जो गैमीट्स हैं दे आर ओनली बाइफ्लैजिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आप डायग्राम में देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा ना वो टेट्राफ्लैजिलेटेड बनेगा, तो ये डायग्राम में आपको पता चलेगा। ठीक है, नाउ gametes swim in water for some time and then fuse by their anterior ends। तो जो गैमीट्स हैं वो पानी के अंदर स्विम करेंगे कुछ टाइम तक और फिर जो इसके एंटीरियर एंड है वहां से ये फ्यूजन करना शुरू करेंगे। ये भी डायग्राम से क्लियर होगा, वहां पर आपको सब कुछ दोबारा से रिपीट करके बताऊंगी। देन फर्स्ट प्लाज्मोगैमी एंड देन कैरियोगैमी इज कंप्लीटेड विद इन 2 hours। तो पहले प्लाज्मोगैमी होगी एंड देन कैरियोगैमी होगी, 2 घंटे के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देन इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड क्वाड्रीफ्लैजिलेट
जायगोट। मैंने बताया था ना कि 4 फ्लैजेला बन जाएंगे इसके अंदर भी। तो जो जायगोट है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करी हैं तो वो डिप्लॉयड नेचर का हो गया, विच सेटल्स डाउन। अब जब जायगोट बन गया ना तो फिर वो किसी ना किसी चीज के ऊपर सेटल कर जाएगा। लूजेज इट्स फ्लैजेला, फिर फ्लैजेला लूज कर देगा। डेवेल्प्स अ वॉल, उसके बाहर सेम वही चीज चल रही है, इसके अंदर भी वॉल बन जाएगी, ये इलोंगेट करेगा एंड देन डिवाइड्स इनटू 2 मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स। फिर ये भी 2 मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। द लोअर सेल इज फॉर द फिक्सेशन एंड द अपर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म इरेक्ट पार्ट ऑफ द थैलस। तो जो लोअर पार्ट है वो फिक्सेशन के लिए है, जो अपर पार्ट है वो जो इरेक्ट पार्ट है थैलस का वो बनाने के लिए काम आएगा। तो अब मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ इसका। तो अब आप डायग्राम से देखो, सेम वही तरीके से यहाँ पर गैमेटेंजियम बना है, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोरेंजियम बना था, वैसे ही जैसे ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ज़ूस्पोर बने थे वैसे ही गैमेटेंजियम के अंदर गैमीट्स बने हैं, और यहाँ पर पोर, सेम वही सारी चीजें यहाँ पर वही चल रही हैं। देन ये देखो इसके अंदर बाइफ्लैजिलेटेड जो हैं गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं, पोर भी वही सेम तरीके से बना हुआ है। ये देखो अब एक पॉजिटिव स्ट्रेन का है, एक नेगेटिव स्ट्रेन का है, इन दोनों में फ्यूजन हो रही है। ये कहाँ से किस तरीके से ये फ्यूजन कर रहे हैं, अपने एंटीरियर एंड से, ऊपर वाले एंड से, एंड देन क्या हो रहा है, यहाँ पर जायगोट की फॉर्मेशन हो रही है। सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पर प्लाज्मोगैमी और फिर क्या होगी, कैरियोगैमी। ये 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो जायगोट बना है, जायगोट कैसा होगा, यहाँ पर क्वाड्रीफ्लैजिलेट जायगोट बनेगा। फिर ये किसी ना किसी चीज के ऊपर हम क्या बोलेंगे कि ये किसी ना किसी चीज के ऊपर सेटल कर जाएगा एंड देन फ्लैजिला लूज करेगा, देन इसके बाहर वॉल प्रोड्यूस हो जाएगी एंड देन क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट इन्वर्टेड, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर वाले जो इसका जहां पर फ्लैजिल है ना ये उल्टा हो जाएगा एंड फिर किसी ना किसी चीज के ऊपर सेटल करेगा। ये बात यहाँ पर याद रखनी है आपको। फिर ये इलोंगेट करता है। फिर मैंने बताया था कि जो लोअर पार्ट है वो फिक्सेशन में हेल्प करता है, जो अपर पार्ट है वो इरेक्ट जो थैलस है, इरेक्ट पार्ट है थैलस का वो बनाएगा। ठीक है। नाउ अब है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन it grows abundantly and clog water pipes of the water body forming flannel cushions or balls over the surface of water। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि ये बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस जब उसको मिलती हैं तो ये बहुत ज्यादा डिवाइड कर लेता है, वाटर ब्लूम प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्लोग हो जाती हैं। हमने वाटर लेक्स भी पढ़ा था ना, तो उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा डिवाइड करके ये क्लोग बना देता है, फ्लैनल कुशन्स, ये सब कुछ हम चीजें पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि कोज फॉलिंग ऑफ शिप्स बाय अटैचिंग टू देम। तो अगर फिश जो शिप्स हैं, शिप्स उसके साथ अगर ये क्लैडोफोरा जो है वो अटैच हो जाता है तो बहुत गंदी स्मेल वहां से आती है अगर ये अटैच हो जाए तो। थर्ड पॉइंट क्या है कि क्लैडोफोरा होलसेटिका ये एक अगैग्रोफिलस स्पीसीज है। ये क्या करती है, जो मॉस्किटो लार्वा होता है उसकी ग्रोथ नहीं होने देती है। फोर्थ पॉइंट है कि इट कॉजेज डर्माइटिस एंड ईचिंग इन फिशरमैन। तो क्योंकि ये पानी में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है तो इस वजह से इचिंग हो सकती है, डर्माइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है कि क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा इज अ पोल्यूशन इंडिकेटर। तो जो क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा है ये वहां पर ग्रो नहीं करेगा जहां पर पोल्यूशन होगा, तो ये एक पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है। अब हम क्लैडोफोरा का जो ग्राफिक लाइफ साइकिल है वो देखते हैं। तो क्लैडोफोरा जो है वो डिप्लॉयड नेचर का होता है। तो जब ये डिप्लॉयड नेचर का होता है तो भी इसके अंदर वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है, देखो। देन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किन किन तरीकों से हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा था, स्टोलन्स
हमने पढ़ा था, देन स्टोरेज सेल्स जिसको ट्यूबर्स कहते हैं, एंड देन अकाइनेट्स। ये 4 तरीके हमने पढ़े थे ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। एंड देन जो है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी बताया हुआ है कि अगर थैलस जो है वो डिप्लॉयड है देन इसके अंदर मेयोसिस होगी, फिर जूस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। एंड देन जो क्लेडोफोरा है वो हैप्लॉइड नेचर का हो गया, उसमें एक पॉजिटिव स्ट्रेन का गैमीट है, एक नेगेटिव स्ट्रेन का गैमीट है, इन दोनों में फ्यूजन होगी मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई। एंड देन जायगोट प्रोड्यूस होगा, जायगोट के अंदर क्योंकि 2 न्यूक्लियाई ने फ्यूज करा है तो ये कैसा होगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा। यहाँ पर हमारे पास मोटाइल जायगोट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।